जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा फोकस है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पे। जो मेन एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं एनालिसिस करना, चाहे रॉ मटेरियल की स्टेज हो या आपकी फिनिश प्रोडक्ट की स्टेज हो या इंटरमीडिएट स्टेज पे जो भी प्रोडक्ट आपके पास आती है उनकी टेस्टिंग करना मेन एक्टिविटी होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपको कोई री एनालिसिस करनी पड़ जाती है किसी प्रोडक्ट को। वैसे तो अंडरस्टूड यही है, आरएफटी का फेनोमेना यही कि आप री एनालिसिस से अवॉइड करें। यानी आपकी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि आपको अपनी एनालिसिस को रिपीट करना पड़े। ये एक्टिविटी अच्छी कंसिडर नहीं होती। लेकिन समटाइम ऐसा केस हो जाता है कि आपका कोई रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, जिसमें आपको डाउट है कि ये ठीक है, लेकिन हो सकता है ह्यूमन एरर हो, कुछ और एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। तो उस केस में समटाइम्स आपको अपनी प्रोडक्ट की री एनालिसिस करनी पड़ जाती है। तो आज हम ये देखेंगे, अगर आपको किसी फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी के अंदर री एनालिसिस करनी है, यानी रीटेस्ट करना है किसी प्रोडक्ट को। ये वो वाला रीटेस्ट नहीं जो रॉ मटेरियल की 6 महीने बाद रीटेस्टिंग आती है, ठीक है। ये वो है कि कोई प्रोडक्ट आपके पास आई टेस्टिंग के लिए, लेकिन आपको बॉस ने, टॉप मैनेजमेंट ने कहा है कि उसको दोबारा टेस्ट किया जाए, री एनालिसिस करेंगे रिजल्ट वाइज, ठीक है। तो उस वक्त आपको उस री एनालिसिस में अपनी सैंपल स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, कंट्रोल सैंपल किस तरह लेना चाहिए, किस लिहाज से उसको रीटेस्ट करेंगे, क्योंकि रीटेस्ट तो दोबारा सेम तो नहीं हो जाएगी ना। डेफिनेटली जब रीटेस्ट का फिनोमेना आया तो फिर आपको बहुत कॉन्शियस होकर उस चीज़ को देखना है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं कि आपको जब भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर री एनालिसिस करनी है तो किस तरह करेंगे, वो स्ट्रेटेजी आप समझ लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आप किसी सीनियर लेवल पे हैं, इंचार्ज लेवल पे हैं, या जो भी एनालिस्ट है वहाँ पे, एनालिस्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये पैटर्न, ये स्ट्रेटेजी का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर किसी भी स्टेज पे आपके पास फिनिश प्रोडक्ट के सैंपल के हवाले से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल तो किसी स्टेज पे आता है। हम एक दो क्राइटेरिया के लिहाज से, सैंपल के लिहाज से डिस्कस करेंगे। अगर फर्ज करें आपके पास कुछ सैंपल आया है फिनिश स्टेज पे आपके प्रोडक्शन से, और आप उसको री एनालिसिस आपको करनी पड़ जा रही है, तो इसके लिए स्टेप्स और स्ट्रेटेजी समझ लीजिए कि सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो यही है कि आप एनालिस्ट चेंज कर दें। यानी जिस एनालिस्ट ने किया था, जिस सैंपल को, सैंपल ए आपके पास आया है, ए सैंपल को कंसीडर करिएगा, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको सैंपल की स्ट्रेटेजी और भी बता रहा हूँ। आपके पास एक ए सैंपल था फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप उसको रिटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप पहला स्ट्रेटेजी स्टेप यही है कि आप एनालिस्ट चेंज कर दें। और जिस इंस्ट्रूमेंट पे था, पॉसिबल है तो वो इंस्ट्रूमेंट भी चेंज कर दें। अगर एनालिस्ट चेंज करना पॉसिबल नहीं है और इंस्ट्रूमेंट भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही एनालिस्ट दोबारा भी कर सकता है, ठीक है, और उसी इंस्ट्रूमेंट पे दोबारा भी कर सकता है। लेकिन फिर आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, एक प्रोसीजर बनाना पड़ता है, जिसके तहत आपको उसको दोबारा एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। वो किस तरह करनी है? देखिए, जो सैंपल में आपको प्रॉब्लम फेस हुआ, सैंपल ए, अब आप दोबारा एनालिसिस करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर उसमें एचपीएलसी पे एनालिसिस थी तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने सॉल्वेंट को, सारों को दोबारा बनाएंगे, अपना मोबाइल फ्रेश फ्रेश पे पाएंगे और रेट्रो एनालिसिस कर लेंगे कि प्रॉब्लम किस लेवल पे था, ठीक है। अपने सारे चीज़ों को दोबारा बना लेंगे, फ्रेश मोबाइल फ्रेश, फ्रेश डिस्टिल वाटर, कॉलम की वॉशिंग ठीक तरीके से होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप दोबारा कर लेंगे। दूसरा, जो सैंपल में प्रॉब्लम आया था, ठीक है, वो सैंपल जिस कंडीशन में आपके पास लेबोरेटरी में आया था, जिस एनालिस्ट ने चेक किया था, उस सैंपल का दोबारा आप सैंपल बनाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सैंपल जिस कंडीशन में आपको डाउट हुआ एनालिसिस पे, उस सैंपल को आप दोबारा एनालिसिस पे पेड करेंगे, ठीक है। और उसके साथ एक कंट्रोल सैंपल भी प्रिपेयर करेंगे। कंट्रोल सैंपल कौन सा होगा कि जो फॉर एग्जांपल आपका जो ब्रांड नेम है, उसी प्रोडक्ट का दूसरा कोई बैच नंबर जो आपके कंट्रोल एरिया में रखा हुआ है, ठीक है, जो आपके कंट्रोल एरिया में रखा हुआ है, ठीक है, एक वो कंट्रोल आप लगाएंगे। इसके साथ एक तीसरा सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रीसैंपल किया हुआ। यानी एक सैंपल तो वही जो आपके पास आया, जिस पर डाउट था, उसका एज इट इज सैंपल बनाएंगे। एक आप कंट्रोल लगाएंगे जो आपके स्टोरेज कंडीशन में पुराना कोई बेच लगाएंगे, जो अप्रूव बेच होगा ऑलरेडी, उसको एज अ कंट्रोल लेंगे। और तीसरा सैंपल रीसैंपल किया हुआ सैंपल, यानी आप प्रोडक्शन से दोबारा रीसैंपल करेंगे, तीसरा सैंपल आपका वो होगा। इन तीन सैंपल की स्ट्रेटेजी आप लेके चलेंगे और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन एज इट इज करेंगे, जो आपका स्टैंडर्ड था दोबारा आप बनाएंगे, ठीक है। आप ये पैटर्न पे जो आपके रिजल्ट आएंगे, फिर आप कंपैरेटिवली एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंसिडर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस एंड पे था, एनालिस्ट के एंड से था, या इंस्ट्रूमेंटल एरर था, या कोई और प्रोडक्शन एंड से एरर था।
ये स्ट्रेटेजी हमेशा अप्लाई की जाएगी जब भी आपके पास री एनालिसिस का अगर केस आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास रिजल्ट पे डाउटफुल हुआ तो मैनेजमेंट की तरफ से अगर आपको कहा जाता है कि उसको री एनालिसिस किया जाए, तो ऐसा नहीं है। जो सैंपल आपके पास था जिस पर डाउट था उसी एक सैंपल को दोबारा टेस्टिंग कर ले, ये क्राइटेरिया नहीं होता। जब भी री एनालिसिस का फिनोमेना आएगा तो फिर आपको बहुत कॉन्शियस होकर करना है, साथ में कंट्रोल भी लगाना है और एक री सैंपल भी करना है उसी का दोबारा प्रोडक्शन से, क्योंकि बैच मार्केट में नहीं गया होता किसी स्टेज पे, क्योंकि ये प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोसेस का सैंपल होता है जिसमें प्रॉब्लम आता है, तो उस केस में आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ती है। याद रखिए, ठीक है। एक केस तो ये, यानी आपकी प्रीमिसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आया और आपने किस तरह उसको दोबारा एनालिसिस करना है और आपके पास स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये हमेशा याद रखिए। अच्छा, दूसरा केस ये है कि अगर कोई आपका ड्रैप सैंपल उठा लेती है, जो इस कंट्री के अंदर है, पाकिस्तान में, इंडिया, किसी जगह पे, वहाँ की जो ड्रैप होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, वो कोई सैंपल उठाती है और आपको दे देती है कि इसको आप दोबारा चेक करें, तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उसको भी तो ऐसा आप नहीं करेंगे जस्ट उस सैंपल को लिया, टेस्ट कर लिया। अगर किसी आपको लेटर आता है कि इस केस में हमने आपका सैंपल उठाया, तो फिर अगेन आपको कॉन्शियस हो जाना, याद रखिएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो सैंपल आपको मिनिस्ट्री ने दिया, ठीक है, यानी जो सैंपल ड्रेप ने आपको उठा के आपके पास सील करके भेजा, एक तो वो सैंपल आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसके साथ कंट्रोल उसी बैच का, ठीक है, यानी जो बैच नंबर फॉर एग्जांपल ड्रेप ने उठाया था बैच नंबर 2, इसी का आपके पास रेफरेंस सैंपल डेफिनेटली रखा होता है, तो अंडरस्टूड सी बात है। एक सैंपल वो सेम बैच, यानी एक ड्रैप वाला सैंपल एक, और आपके रेफरेंस रूम में रखा है वो सैंपल, और तीसरा सैंपल उसके साथ कंट्रोल होगा कोई दूसरा बैच, इसी प्रोडक्ट का कोई दूसरा बैच, ठीक है। यहाँ पे भी आपने ड्रैप के केस में भी 3 सैंपल बनाने होते हैं। जो प्रीमिसेस के अंदर वाला केस था उसमें री एनालिसिस में आप 3 सैंपल बनाएंगे, और वो ड्रैप सैंपल आपके पास भेजती है, यानी प्रीमिसेस से बाहर से कोई सैंपल आ गया आपका, तो उस केस में अगर आपको री एनालिसिस करनी है तो उसमें भी आपको स्ट्रेटेजी सैंपल की रखनी है। कौन किस तरह, एक वो ड्रैप वाला सैंपल, एक उसी का बैच नंबर का सैंपल कंट्रोल एज जो आपके स्टोरेज रूम में रखा है वो, और साथ में कोई एक अप्रूव बैच एक्स बेस आप लगाएंगे एज अ कंट्रोल के तौर पे। तो इन 3 सैंपल आपने यहाँ पे बनाने होते हैं। इससे क्या होता है कि आपको एक कंक्लूजन में क्लियरिफाई हो जाता है कि आपने 3 सैंपल लगाए, डेफिनेटली प्रॉब्लम किस एंड से आ रहा है, कि आप तीनों सैंपल्स के रिजल्ट कंपेयर कर लेते हैं और आपको अंदाजा हो जाता है कि प्रॉब्लम किस एंड से। क्लियर फ्रेंड्स, ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं ये, और वो है कि आपको किसी भी एनालिस्ट के लिए या इंचार्ज के लिए उसको 100% अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब भी मुझे री एनालिसिस का फिनोमेना अगर फैक्ट्री के अंदर होता है तो मुझे अपनी सैंपल स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करनी है और क्या प्रोसीजर मुझे रखना चाहिए। वीडियो को क्लोज करते हैं। जाने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और कमेंट्स और लाइक कंपलसरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।